नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं दीपा बाफिला। चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी का आज ओडिशा और बंगाल का दौरा है। पीएम मोदी आज ओडिशा और बंगाल का दौरा कर रहे हैं। यहाँ से हुए नुकसान का जायजा लेने भुवनेश्वर पहुंचे पीएम मोदी। वहां की तस्वीरें भी आई। पीएम मोदी ने भुवनेश्वर में समीक्षा बैठक ली। वहां पर किस तरीके के हालात हैं, कितनी तबाही याद से हुई है, कितना नुकसान हुआ, इसको लेकर हालांकि वो दिल्ली से भी लगातार अधिकारियों से जानकारी ले रहे थे। अब खुद पहुंचे हैं भुवनेश्वर। वहां पर पहुंचकर बैठक भी ली, समीक्षा बैठक। तूफान यास से प्रभावित इलाकों की समीक्षा की। तूफान यास से जो प्रभावित हुए इलाके हैं वहां का नुकसान कितना हुआ, वहां पर कितना लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है, इसको लेकर समीक्षा बैठक की। आज बालासोर और भद्रक का हवाई दौरा भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ऐसी खबर है कि बालासोर में भी और भद्रक का भी वो हवाई दौरा करेंगे। पूर्वी मिदनापुर का भी हवाई दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। यास की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ पूर्वी मिदनापुर में, साथ ही साथ भारी तबाही भी यास की वजह से। वहां पर लगातार नजर भी वो बनाए हुए थे। अब पूर्वी मिदनापुर की हवाई यात्रा भी करने वाले हैं पीएम मोदी, लेकिन उससे पहले भुवनेश्वर जब पहुंचे वहां पर अधिकारियों से जानकारी भी ली, कितना नुकसान हुआ है। सीएम से भी बातचीत की। अब खबर यह है कि अलग अलग हिस्सों में जाकर वो दौरा करेंगे। तूफान यास से प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करेंगे। एक तरीके से अधिकारियों से जानकारी लगातार ली जा रही थी शुरुआत से। आपने देखा जब ताउते तूफान आया था तो हवाई निरीक्षण किया था उन्होंने गुजरात के अलग अलग हिस्सों का, वहां पर कितना नुकसान हुआ है ताउते के बाद, उसके बारे में जाना, अधिकारियों से जानकारी ली। अब चूंकि यास से भी देश के कई हिस्सों में तबाही के मंजर सामने आए, तबाही हुई पूर्वी मिदनापुर बंगाल के अलग अलग हिस्सों में यास ने भारी तबाही मचाई। उसके बाद अब ओडिशा बंगाल के दौरे पर निकले हैं प्रधानमंत्री मोदी। वो मिदनापुर भी जाएंगे, पूर्वी मिदनापुर के हालातों का जायजा लेंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है। लगातार वो दिल्ली में बैठकर भी अधिकारियों से जानकारी लेते रहे हैं हालातों के बारे में। और पहले ही यास तूफान आने की जब संभावना जाहिर की गई थी, खुद पीएम मोदी ने सभी अलग अलग राज्यों के जहां पर संभावना थी कि यास तूफान कहर बरपा सकता है, खुद बातचीत की। अधिकारियों से ये कह दिया गया कि अब बैकअप के लिए तैयार रहें। उसके बाद चूंकि अब नुकसान की खबरें तमाम अलग अलग जगहों से आई, अब खुद प्रधानमंत्री मोदी समीक्षा कर रहे हैं हालातों को लेकर। और जो भी लोगों को नुकसान हुआ है, जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं, उन तक हर मदद सरकार पहुंचाएगी। ये पहले ही प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं। आप अलग अलग हिस्सों में दौरा करने के लिए वो निकले हैं। राजनीतिक नियुक्तियों का कोरोना कनेक्शन क्या है, ये खबर आपको बताते हैं। कांग्रेसियों को नियुक्ति का एक और पैमाना। राजनीतिक नियुक्तियों का कोरोना कनेक्शन, कांग्रेसियों को नियुक्ति का एक और पैमाना। कोविड में काम कर रहे नेताओं कार्यकर्ताओं पर नजर है। कोविड के दरमियान, वो पहली लहर हो या फिर दूसरी लहर हो, कोविड में काम कर रहे नेताओं कार्यकर्ताओं पर नजर है। साथ ही जंग में सरकार की मदद करने वालों को मिलेगा अवार्ड। ये भी कहा जा रहा है जो कोविड की जंग को जीतने के लिए लगातार काम करते रहे, जंग में सरकार की मदद करने वालों को अवार्ड दिया जाएगा, तोहफा एक तरीके से मिलेगा। मुख्यमंत्री गहलोत तक पहुंच रहे ऐसे नेताओं के इनपुट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक ऐसे तमाम लीडर्स हैं, तमाम नेता हैं जिन्होंने कोविड की पहली लहर और दूसरी लहर में अच्छा काम किया, सरकार के साथ मिलकर इस जंग को जीतने की मुहिम को आगे बढ़ाया। उन पर लगातार नजर भी है खुद अलकमान की। मुख्यमंत्री गहलोत तक भी ऐसे नेताओं के इनपुट लगातार पहुंच रहे हैं। राशन वितरण, ऑक्सीजन और वैक्सीन में मददगार को मिलेगा अवार्ड, ये कहा जा रहा है। जो राहत सामग्री अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने में लगे रहे नेता, उन पर भी नजर है। ऑक्सीजन और वैक्सीन में मददगार को भी अवार्ड मिलेगा, तोहफा दिया जाएगा। फिलहाल सरकार और संगठन का पूरा ध्यान कोविड पर है, लेकिन अभी सरकार का भी, सरकारी तंत्र का, संगठन का पूरा फोकस कोविड से निपटने पर है। कोविड नियंत्रित होने के बाद मिलेगा राजनीतिक तोहफा। ये कहा जा रहा है कि कोविड जब कंट्रोल में आ जाएगा, उसको नियंत्रित कर लिया जाएगा, तो उसके बाद ही राजनीतिक तोहफा मिलेगा। इस बीच पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पूरा कर रहे होमवर्क और साथ ही लेकिन आखिरी मुहर लगाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अभी जो होमवर्क है वो पूरा कर रहे हैं पीसीसी चीफ, लेकिन जो आखिरी मुहर लगानी होगी, किसको क्या तोहफा मिलना है, किसको क्या अवार्ड दिया जाना है, इसका जो आखिरी फैसला होगा, आखिरी मुहर जो लगाएंगे वो खुद सूबे के मुखिया अशोक गहलोत लगाएंगे। इसको लेकर लगातार मंथन भी हो रहा है, लेकिन फिलहाल प्रायोरिटी है कोविड से निपटने की सरकार की, सरकारी तंत्र की, संगठन की। प्रदेश में 1 जून से अनलॉक होंगी कुछ गतिविधियां।
ये उम्मीद भी जाहिर की जा रही है। प्रदेश में 1 जून से अनलॉक होंगी कुछ गतिविधियां। एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर आवागमन संभव हो पाएगा। अब ऐसा भी कहा जा रहा है एक जिले से दूसरे जिले जहां जाने पर अभी पाबंदी है, या फिर एक शहर से दूसरे शहर लोग नहीं जा पा रहे लॉकडाउन की वजह से, कहा जा रहा है थोड़ी सी ढील दी जा सकती है गतिविधियों में भी। जो आवागमन है अलग अलग हिस्सों में जाने के लिए, एक शहर से दूसरे शहर और एक जिले से दूसरे जिले, वो आवागमन संभव हो सकता है। अन्य जगह जाने संबंधी मिल सकते कुछ शर्तों के साथ रियायत। ये भी कहा जा रहा है कि अन्य जगह जाने के लिए थोड़ी सी शर्तों के साथ रियायत आम लोगों को दी जा सकती है। आवश्यक वस्तुओं की दुकान खोलने का बढ़ाया जा सकता है वक्त। ये भी कहा जा रहा है जो इसेंशियल चीज़ें हैं, आवश्यक वस्तुओं की जो दुकानें हैं, उनके खोलने का जो समय पहले से निर्धारित है उसको थोड़ा सा और बढ़ाया जा सकता है। कुछ और व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलने की दी जा सकती है इजाज़त। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ और व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं जिनको खोलने को लेकर भी सरकार लगातार इस पर मंथन कर रही है। इसको लेकर मंत्रिपरिषद की हो सकती है जल्द बैठक। ऐसी खबर कि इन्हीं चीज़ों को लेकर, इन्हीं ढील को लेकर, जो ढील देने पर लगातार बात भी हो रही है, उसको लेकर ही मंत्रिपरिषद की जल्द बैठक भी हो सकती है। शनिवार को मंत्रिपरिषद की बैठक होना संभव है। खबर ये कि शनिवार को यानी कि कल मंत्रिपरिषद की बैठक हो सकती है ताकि 31 मई तक गृह विभाग जारी कर सके संशोधित अधिसूचना। अब शनिवार को मंत्रिपरिषद की बैठक होगी तो संभावना यही है कि 31 मई तक गृह विभाग जारी कर सके संशोधित अधिसूचना, जिसमें थोड़ी सी जो ढील है वो प्रदेशवासियों को देने पर सरकार विचार भी कर रही है। बार बार सरकार ने ये कहा कि लॉकडाउन है, सिर्फ आपके लिए है, आपके हित के लिए है। अगर आम लोगों को परेशानी होती है तो उसका भी समाधान निकाला जाएगा। सरकार उसको लेकर भी आगे बढ़ रही है। अब सरकार ने इस पर मंथन शुरू कर दिया है। मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। अब हो सकता है थोड़ी सी ढील गतिविधियों में मिल जाए, लेकिन शर्तों के साथ। अपनों की खैर खबर लेते मुख्यमंत्री गहलोत। कोरोना संकट में सीएम गहलोत की दिनचर्या। अपनों की खैर खबर वो लगातार लेते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कोरोना संकट में सीएम गहलोत की दिनचर्या। प्रतिदिन अधिकारियों से सुबह लेते हैं रिपोर्ट। हर दिन सुबह सुबह अधिकारियों से रिपोर्ट लेते हैं, फिर शाम को रिव्यू मीटिंग में अहम फैसले भी होते हैं। मीडिया रिपोर्ट पर भी पूरा ध्यान रखते हैं सीएम गहलोत। इस बीच दिन में करते हैं खैर खबर लेने के लिए फोन भी। विधायकों, मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और मित्रों को करते हैं फोन। बीमार होने पर इलाज के लिए डॉक्टर से करते हैं बात, और साथ ही वहीं केंद्र के मंत्रियों और अधिकारियों से भी होती है नियमित चर्चा। देर रात तक अहम फाइलों का निस्तारण करते हैं मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री की पूरी टीम भी जुटी रहती है कोविड प्रबंधन में ही। पीड़ितों की समस्याओं को दूर करने में जुटी रहती है टीम, और पूरी कोशिश है कि किस तरीके से राजस्थान को कोरोना मुक्त किया जाए। इसीलिए खुद सूबे के मुखिया अशोक गहलोत भी लगे हैं, साथ ही उनकी पूरी टीम भी सुबह से लेकर शाम तक इसी कोशिश में है कि जल्द से जल्द कोविड का खात्मा हो। ग्लास निर्माता कंपनी सेंट गोबेन प्रदेश में बढ़ाएगी निवेश। कंपनी के प्रतिनिधियों की हुई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से चर्चा। अब ये खबर महत्वपूर्ण है। ग्लास निर्माता कंपनी है सेंट गोबेन प्रदेश में निवेश बढ़ाएगी। कंपनी के प्रतिनिधियों की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से चर्चा हुई, और चर्चा के बाद सीएम ने कहा कि सरकार के नीतिगत फैसलों का फायदा दुनिया की नामी कंपनियां राजस्थान में निवेश के लिए रुचि दिखा रही हैं। राज्य सरकार यहां आने वाले उद्योगों को भरपूर प्रोत्साहन देगी। सेंट गोबेन ने भिवाड़ी में अभी तक करीब 1200 करोड़ का निवेश किया है, और अब कंपनी ने सरकार को विस्तार का प्रस्ताव दिया। राजस्थान के प्रति अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में भरोसा कायम हुआ है। सरकार ने एमएसएमई एक्ट, रिप्स 2019, नई उद्योग नीति, वन स्टॉप शॉप सिस्टम जैसे नीतिगत फैसले लिए हैं। उसी का ये असर है कि बड़ी कंपनियां दुनिया भर की जो हैं वो निवेश के लिए आगे आ रही हैं राजस्थान में। जयपुर की ट्रांसपोर्ट नगर योजना 18 साल से नहीं कर पा रही ट्रांसपोर्ट। जयपुर की ट्रांसपोर्ट नगर योजना है जो 18 साल से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रही है। आवंटन दर के निर्धारण विवाद का नहीं निकला समाधान। अभी तक आवंटन दर के निर्धारण का जो विवाद है वो नहीं सुलझा है, उसका समाधान नहीं निकल सका। ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के गुट पुरानी दर पर आवंटन की रखी मांग, और कहा कि दूसरे फेज में 1111 रुपए प्रति वर्ग मीटर पर हुआ आवंटन, जबकि दूसरा गुट 6000 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक सहमत है। जेडीए ने 13,500 रुपए प्रति वर्ग मीटर तय की थी आवंटन दर, और कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी के आदेश पर समिति का गठन किया गया। आवंटन दर की सिफारिश के लिए जेडीसी की अध्यक्षता में समिति बनाई गई, और समिति में परिवहन आयुक्त और कलेक्टर को बनाया सदस्य। समिति की पहली बैठक में नहीं पहुंचे थे कलेक्टर और आयुक्त, इसके चलते ही पहली ही बैठक को रद्द करना पड़ गया। जयपुर की अजमेर रोड स्थित वेस्टवे हाइट योजना को मिल पाएगी हाइट, ये बड़ा सवाल भी है।
कैबिनेट एम्पावर कमेटी ने मामले में किया था फैसला। अवाप्ती के मुआवजे में मिले भूखंड की लीज निर्धारण को लेकर फैसला किया था ताकि जेडीए और खातेदारों के बीच गतिरोध जल्द खत्म हो सके। अवाप्ती को लेकर 25 खातेदारों ने ले रखा अदालत से स्टे। कमेटी के फैसले के अनुसार 11 खातेदार दे चुके अपनी सहमति। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलो एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जयपुर से खबर है, जयपुर की अजमेर रोड स्थित वेस्ट वे हाइट योजना को मिल पाएगी हाइट। कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी ने मामले में किया था फैसला। अवाप्ती के मुआवजे में मिले भूखंड की लीज निर्धारण को लेकर फैसला किया था ताकि जेडीए और खातेदारों के बीच गतिरोध जल्द खत्म हो। अवाप्ती को लेकर 25 खातेदारों ने ले रखा अदालत से स्टे। कमेटी के फैसले के अनुसार 11 खातेदार दे चुके अपनी सहमति, लेकिन जेडीए को अपनी भूमि समर्पित करने की दे चुके वो सहमति। साथ ही अदालत में लंबित याचिका भी वापस लेने के लिए तैयार हैं। लॉकडाउन हटने के बाद मामला और आगे बढ़ाने की उम्मीद है। हालांकि एम्पावर्ड कमेटी का फैसला लागू करने की बीत गई है डेडलाइन। ये भी आपको बताएं कि एम्पावर्ड कमेटी का फैसला लागू करने की जो डेडलाइन थी वो बीत गई है। इस 4 अप्रैल को पूरी हो चुकी है डेडलाइन। $2,500 करोड़ कमाई के मामलों में 9 दिन चले 2.5 कोस। 2,500 करोड़ रुपए की कमाई के मामलों में कवायद अधूरी है। किसी में लॉकडाउन तो किसी में जिम्मेदारों की सुस्ती वजह है। जेडीए के बरसों से लंबित मामलों को लेकर किए थे फैसले। ट्रांसपोर्ट नगर योजना, लोहा मंडी योजना, वेस्ट वे हाइट योजना, गोपालपुरा बाईपास योजना और जगतपुरा सेंट्रल स्पाइन में बाधाओं को दूर करने के फैसले लिए थे। कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी ने मामलों के हल के लिए फैसले किए। एम्पावर्ड कमेटी के फैसलों को लागू करने के लिए दिया था आदेश और यूडीएच ने 4 मार्च को जेडीए को दिया था आदेश। कमेटी के फैसलों को महीने भर में लागू करने का आदेश दिया गया, लेकिन ये डेडलाइन 4 अप्रैल को पूरी हो चुकी है। जयपुर की गोपालपुरा बाईपास योजना कब बनेगी आदर्श, ये बड़ा सवाल है। दूसरे शहरों की सड़कों के लिए कब बनेगी आदर्श। जेडीए अब तक योजना को नहीं निकाल पाया कागजों से बाहर। योजना में सड़क की चौड़ाई, बिल्डिंग लाइन, भवन निर्माण के पैरामीटर्स, पार्किंग के लिए उपयुक्त स्थल का चयन और अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। सड़क किनारे व्यवसायिक गतिविधियों को दी जाएगी स्वीकृति। जेडीए मास्टर प्लान के अनुसार इन भूखंडों का जारी करेगा पट्टा। कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी ने योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मंजूर की और बाद में अन्य शहरों की सड़कों पर ही यही योजना लागू की जाएगी, लेकिन इस पायलट प्रोजेक्ट पर अब तक जेडीए ही नहीं बढ़ा पाया कदम आगे। एम्पावर्ड कमेटी के फैसले को लागू करने की डेडलाइन 4 अप्रैल की थी, जो कि जा चुकी है। लोहा मंडी योजना में आखिर कब पिघलेगा विवाद का लोहा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी की 14 फरवरी को हुई थी ये बैठक और अवाप्ती के मुआवजे के विवाद के हल के लिए फैसले किए गए थे। इन फैसलों को लागू करने के यूडीएच ने 4 मार्च को आदेश दिए थे और आदेश के तहत 30 दिन में कमेटी के फैसलों को करना था लागू। ये डेडलाइन 4 अप्रैल को खत्म हो चुकी है। जेडीए की कार्यकारी समिति की बैठक में फैसला हुआ और योजना मानचित्र का रिवीजन, जोनल प्लान की सड़कों की री अलाइनमेंट और शिफ्टिंग हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भेजने का फैसला लिया गया। जगतपुरा सेंट्रल स्पाइन को आखिर कब मिलेगी स्पाइन, बड़ा सवाल ये भी। खातेदारों से भूमि लेने के लिए जेडीए को चाहिए भूमि, खातेदारों को मुआवजा देने के लिए चाहिए अतिरिक्त भूमि और योजना के पार्टनर रीको से चाहिए 35 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि। कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी मामले में कर चुकी है फैसला। रीको जेडीए के बीच एमओयू में संशोधन का फैसला और इसके लिए जेडीए ने मुख्य सचिव को भेजा था प्रस्ताव। मुख्य सचिव ने दोनों एजेंसियों की बुलाई थी बैठक में प्रमुख सचिव यूडीएच को जिम्मेदारी दी गई। दोनों एजेंसियों से चर्चा कर प्रस्ताव तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। नगर निगम हेरिटेज की समितियों पर बनी सहमति। अब अगले सोमवार या मंगलवार तक हो जाएगी घोषणाएं। ये बड़ी खबर है। नगर निगम हेरिटेज की समितियों पर सहमति बनी। अब अगले सोमवार या फिर कहा जा रहा है मंगलवार तक घोषणाएं हो जाएंगी। कल मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर मीटिंग हुई थी और मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी, विधायक अमीन कागजी, विधायक रफीक खान हुए थे बैठक में शामिल। समितियों के मेंबर्स को लेकर चारों हुए एक राय। प्रदेश विधानसभा क्षेत्र से 6 पार्षद होंगे समितियों में और समितियों में निर्दलीय पार्षदों को भी वरीयता मिलेगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी में 3 सदस्यों की नियुक्ति। आईआरएस अनुजेत सिंह, जेबी मोहपात्रा और अनुजा सारंगी की नियुक्ति हुई है। तीनों ही 1950 बैच के हैं आईआरएस अधिकारी। अब 7 सदस्यीय सीबीडीटी बोर्ड में मेंबर्स की संख्या 6 हो गई है, लेकिन 3 नवनियुक्त
मेंबर्स में से एक का है 2 महीने बाद रिटायरमेंट और 31 मई को समाप्त हो रहा सीबीडीटी चेयरमैन पीसी मोदी का कार्यकाल भी। सीबीडीटी चेयरमैन के रूप में पीसी मोदी का रहा सबसे लंबा कार्यकाल। अगस्त 2021 तक सीबीडीटी के 6 में से 4 सदस्यों का होना है रिटायरमेंट। ऐसी खबर है कि अगस्त 2021 तक सीबीडीटी के 6 में से 4 मेंबर्स का रिटायरमेंट होना है। ऐसे में सेवा विस्तार ही बताया जा रहा एकमात्र उपाय। ऐसे में सीबीडीटी को मिलेगा नया चेयरमैन या फिर मिलेगा सेवा विस्तार? आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों में इन दिनों हो रहा है इस पर जोरदार मंथन।